स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजुहब सीकर के इस प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं गोविंद आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वह संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की आपकी कक्षाएं लूंगा। और आज एक छोटे से टॉपिक से हम अपनी सब्जेक्ट और अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारे अपडेट से लगातार रूबरू होते रहें। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़े रहिए हमसे प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल से, क्योंकि आगे सभी विषयों की कक्षाएं इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और हमने एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपके लिए आज वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लिया है, क्योंकि पिछले कुछ विगत वर्षों से जैसा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग में आप देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र का नज़रिया है वो तकनीक की तरफ झुकता चला जा रहा है और वे विज्ञान का कहीं ना कहीं अब संघ लोक सेवा आयोग को पसंद भी नहीं आता उतना विज्ञान से प्रश्न करना, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स और वे समसामयिकी से जुड़ती जाती हैं। तो फिर तकनीकी मुद्दे कहीं ना कहीं ज़्यादा अंक प्राप्ति में हमारे लिए सहायक होते हैं। और हमें यह भी समझना होगा प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हुए कि हमारी नीड जो स्टडी करते या अध्ययन करते समय जो हमारी नीड होनी चाहिए वह नीड कैसी होनी चाहिए और हमें किस प्रकार से चयनित होने के लिए वह अध्ययन करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने जैसा कि कहा आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम लेने वाले हैं और इस टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और यह जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ यह जीव विज्ञान से भी संबंधित है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जीव विज्ञान के साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी से भी संबंधित है। और सीएसई 2023 के प्रश्न पत्र में जैव प्रौद्योगिकी से वह 3 प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं और बहुत ही आसान प्रश्न थे, जिसमें से एक प्रश्न तो वैक्सीन के सिर्फ टाइप पर था और बहुत ही आसानी से हम उसे सॉल्व कर सकते थे अगर हमें सामान्य जानकारी विषय की होती। तो आइए देखते हैं कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है और बहुत जल्दी से इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जरा देखें आप कि वह सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, और मैंने लिखा हुआ है कि वह जीवन का केंद्रीय सिद्धांत, जीवन का केंद्रीय सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ लाइफ, सारा जीवन यानी जो ह्यूमन लाइफ है, जितना सजीव आप देख रहे हैं, जितना भी लिविंग वर्ड आप देख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं इसी केंद्रीय सिद्धांत से चल रहा होता है। और जीव विज्ञान के साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी को समझने के लिए भी, वह तकनीकी खंड को समझने के लिए भी इस एक टॉपिक को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जीवन की आधारभूत गतिविधियां जीवन के केंद्रीय सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित होती हैं। मैंने लिखा है द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर प्रोपाउंडेड बाय द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। इस लाइन को समझने का, आप इस पंक्ति को समझने का प्रयत्न करें कि जितना भी जीवन की आधारभूत गतिविधियां हैं, फिर आप मेटाबॉलिज्म की बात करें, आप कैटाबॉलिज्म की बात करें, आप एनाबॉलिज्म की बात करें, आप उपापचय, अपचय, किसी की भी बात करें, वह बेटा इसी सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के जरिए चल रही होती है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा कि हमारे मानव जीवन और मानव विकास की सारी जो प्रतिभूतियां हैं वह यहीं से निकली हुई हैं। तो जरा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वह सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। तो द सेंट्रल डोग्मा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विद इन द न्यूक्लियस। अब बेटा यहां पे समझने की बात यह है, अगर आप इसको समझ पाए कि यह है हमारा वह न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में केंद्रक मौजूद होगा। यहां पर हमारा साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य, ध्यान रखिए, अर्थात कोशिका द्रव्य, हिंदी माध्यम के छात्र विशेषतः ध्यान दें, कोशिका द्रव्य। और यह हमारा वह केंद्रक, और केंद्रक में हमारा
जेनेटिक मटेरियल जिसको आप आनुवांशिक पदार्थ भी कह सकते हैं वह मौजूद है। अब जरा इसको समझ पाए कि जेनेटिक मटेरियल ही मैंने लिखा है विद इन द न्यूक्लियस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो मैंने जो यहां पे बनाया है जो जेनेटिक मटेरियल वही आपका डीएनए है। अगला मैंने लिखा है रेप्लिकेशन क्रिएट्स न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए। तो डीएनए का एक आवश्यक फिनोमिना, एक आवश्यक फाउंडेशन है शरीर के अंदर कि वह रेप्लिकेशन करता है, वह द्विगुणन करता है, वह अपनी प्रतिलिपि बनाता है। और ऐसा करता है इसलिए है कि वह शरीर के संपूर्ण जितनी भी मेटाबॉलिज्म की जानकारी है वह उसको संरक्षित कर रहा होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। वह संरक्षित मात्र इसलिए कर रहा होता है क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानकारी डीएनए के द्वारा और कोशिका के द्वारा भेजी जानी है। इसको जरा समझ पाए आप। और पहली जो प्रक्रिया है वह है ट्रांसक्रिप्शन creates an RNA using DNA information। डीएनए की इंफॉर्मेशन का उपयोग करके या डीएनए के पास जो सूचना है उसका उपयोग करके ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन के माध्यम से क्या होगा, आरएनए बन जाएगा। और ट्रांसलेशन क्रिएट्स अ प्रोटीन यूजिंग आरएनए इंफॉर्मेशन। इसको अभी अगली स्लाइड में हम समझ लेंगे कि मैंने जो लिखा है इसका अर्थ क्या है। तो जरा चलते हैं आगे। आप देख पा रहे हैं ये हमारा डीएनए है, ये आरएनए और ये प्रोटीन। यहां पर लिखा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये देखिए रेप्लिकेशन। तो मैंने कहा द्विगुणन के द्वारा अपनी प्रतिलिपि डीएनए बनाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे उस आनुवांशिक जानकारी को अपने अंदर सहेज के रखना है जिसको उसे अगली पीढ़ी तक प्रेषित करना है या संचारित करना है या पहुंचाना है। तो आप समझ पाए कि ट्रांसक्रिप्शन तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड, देखिए डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। और फिर वह प्रोटीन हमारा वर्किंग यूनिट। अभी बिल्कुल समझ में एकदम से आ जाएगा कि ये चीज कैसे काम करती है। और मैं ये भी बता दूंगा कि इस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है वास्तविकता में, कि इसको समझने में आपको कभी फिर दिक्कत नहीं होगी। और ये जो एक स्टार बना के स्पेशल कंडीशन है, तो ध्यान रखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमेशा वायरस में पाया जाएगा। स्पेशल केस है, वायरस आपका आरएनए से डीएनए का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। और इस प्रकार के वायरस को हम लोग रेट्रोवायरस के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? रेट्रोवायरस के नाम से भी इस प्रकार के वायरस को हम जानेंगे। यह सिर्फ आपको बेस पेयर दिखाने के लिए मैंने ये स्लाइड लगाया ताकि आपको एक मूलभूत अंतर यानी बेसिक डिफरेंस पता चल जाए वह डीएनए और आरएनए में। तो जरा देख पा रहे हैं आप, समझ पाए कि यह डीएनए है, यह बेस पेयर, यह हेलिक्स ऑफ शुगर फास्फेट और ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए हैं, डीएनए है। थाइमिन है डीएनए में, साइटोसिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है। लेकिन बस एक चीज का अंतर होता है डीएनए और आरएनए में, वो एक ही बेस पेयर है। देखिए जहां मैंने थाइमिन लिखा है उसकी जगह पर आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। और ऐसा होता क्यों है आगे आने वाले कक्षाओं में हम इसको भी समझ लेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आप चीजों को ग्रैस्प कर पाएं और उसे सहेज कर रख पाएं अपनी मेमोरी या याददाश्त में। और बाकी सारा समान होता है, साइटोसिन, एडेनिन और वह ग्वानिन। न्यूक्लियो बेसिस ऑफ आरएनए और इधर न्यूक्लियो बेसिस ऑफ डीएनए। तो यह डबल स्ट्रैंडेड, मैंने कहा 2 स्ट्रैंडेड की संरचना, और वह आरएनए 1 स्ट्रैंडेड की संरचना। क्यों है एक कुंडलित और ये द्विकुंडलित, इसको भी आगे के लेक्चर्स में समझ लेंगे। और अब आता है वह भाग जो मैंने कहा था मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। तो जरा इसको समझ पाएं कि हम लोग पढ़ रहे हैं द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ध्यान से देखिएगा, जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको किस प्रकार से समझा जा सकता है और हमेशा के लिए वह मेमोरी में रखा जा सकता है। तो मैंने कहा
कि डीएनए से जब आरएनए बनेगा इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनेगा तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और हिंदी में इसको कह देते हैं बेटा अनुलेखन। अभी बता रहा हूं कि यह मतलब क्या है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और हिंदी में इसे हम कहेंगे अनुवाद। अब आप समझ पाए इन चीजों को, जरा इसकी डेप्थ को। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब, यदि मैं, ध्यान से देखिए, और एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे, और वह है लिंग्विस्टिक्स का एग्जाम्पल, यानी भाषा का एग्जाम्पल। जरा आप देख पाए, यदि इंग्लिश में मैं लिख दूं हाउस और इसको ट्रांसक्रिप्ट करने को कहा जाए, और ट्रांसक्रिप्ट करते हुए हम इसको लिख दें होम, तो जरा देखिए, ना तो लिपि बदली है, न भाषा बदली है, न शैली बदली है, अर्थात शब्द को सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट किया गया है, बदल दिया है, उसके मूल स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया है। इसलिए इस चीज को हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट करना। लेकिन बेटा जैसे ही हम इस शब्द को लिखेंगे घर, देखिए मूल स्वरूप बदल गया, भाषा बदल गई, लिपि बदल गई, शब्द बदल गया। तो जरा समझ पाए अब यहां से कनेक्ट करके उन चीजों को कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं, मूल स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, मूल प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ हैं, दोनों में बस एक बेस पेयर वह थाइमिन की जगह यूरेसिल का अंतर पाया जाता है। अर्थात यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि आरएनए के ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बना, वैसे ही हुआ क्या कि मूलभूत प्रकृति बदल गई, स्वभाव बदल गया, तत्व बदल गया। इसलिए हमने कहा कि हमने क्या किया, ट्रांसलेशन किया आरएनए का प्रोटीन में। ये कोई बहुत बड़े शब्द नहीं है, बस इनको समझने की आवश्यकता होती है कि वह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किस प्रकार से चीजें चलती हैं आगे। ये ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन। अब जरा चीजों को आगे समझ पाएं और इनके दूसरे नाम भी देख लें, ताकि भविष्य में हमें इनसे समस्या ना हो। तो जरा देखिए कि वह डीएनए को हम एक और नाम से भी जानते हैं, और इसका वह एक और नाम है बेटा स्टोरेज मीडियम। क्या नाम है? स्टोरेज मीडियम। तो डीएनए का एक और नाम है स्टोरेज मीडियम, और हम इसको स्टोरेज मीडियम कह क्यों रहे हैं? क्योंकि यह शरीर की समस्त आनुवंशिक सूचनाओं को अपने अंदर संरक्षित रखता है। The DNA stored all the information, all the genetic information within itself. तो ये डीएनए क्या हुआ? स्टोरेज मीडियम हुआ। किस चीज का स्टोरेज मीडियम है? किस बात का स्टोरेज मीडियम है? अरे सूचनाओं को अपने अंदर संरक्षित रख रहा है, इसलिए स्टोरेज मीडियम है। आगे चलते हैं और आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए को कहेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम। अगर कभी प्रश्न पत्र में नाम बदलकर पूछ दे प्रश्न, तो घबराइएगा नहीं, इनके ये दूसरे नाम हैं। ट्रांसमिशन मीडियम आरएनए को कह रहे हैं। तो जरा समझ पाएं कि ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब यह है संग्रहण माध्यम। संग्रहण माध्यम। डीएनए क्या है? संग्रहण माध्यम। और आरएनए क्या है? ट्रांसमिशन अर्थात संप्रेषण माध्यम। संप्रेषण माध्यम। आरएनए क्या है? संप्रेषण माध्यम। आरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं को स्टडी करता है। 3 प्रकार का राइबोसोमल आरएनए, वह है आपका मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, और फिर वह टीआरएनए। पूरी तरह जब यह अध्ययन कर लेता है, उसके बाद संप्रेषित करता है, और संप्रेषित करने के क्रम में यह जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उनको परिवर्तित करता है, वह अमाइनो एसिड में,
और अमाइनो एसिड में परिवर्तित करने के बाद हमको प्राप्त होता है प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर की वर्किंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटीन को कहते हैं वर्किंग यूनिट ऑफ लाइफ, वर्किंग यूनिट ऑफ लाइफ, या इसको हिंदी में लिख देते हैं कार्यक इकाई। कैसी इकाई? कार्यक इकाई। तो डीएनए जो कि स्टोरेज मीडियम, संग्रहण माध्यम था, ट्रांसमिट करता है सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, आरएनए को देता है, और आरएनए को देने के बाद ट्रांसमिशन जब होता है, इस ट्रांसमिशन के बाद यह ट्रांसलेशन के द्वारा अमाइनो एसिड के माध्यम से प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, जिसको फिर हम कहते हैं वर्किंग यूनिट ऑफ लाइफ। यही आपका द सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ है। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोटीन से ही हमारे शरीर का समस्त उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म नियंत्रित होता है और चलता है। वह इम्यूनोलॉजी हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग हो, डाउनस्ट्रीम इंजीनियरिंग के विषय हो, अर्थात जीव विज्ञान के कोई भी तकनीक के विषय हो, हम वैक्सीन की बात करें, हम डायबिटीज की बात करें, हम किसी जेनेटिक डिसीज की बात करें, हम सुपर मेल सिंड्रोम की बात करें, सुपर फीमेल सिंड्रोम की बात करें, सारा कुछ इसी फंडामेंटल से आएगा। इसीलिए मैंने पहले टॉपिक के तौर पर एक रॉ पिक्चर आपके दिमाग में इस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की फिक्स कर दी है। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भूलिए नहीं, प्रिंस एजुहब सीकर के द्वारा प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है। आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार आपको जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमसे मिले हर अपडेट आप तक पहुंच पाए और आपकी कक्षाएं कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।